हेलो एवरीवन, दिस साइड अभिषेक कुमार। हमने पिछले वीडियो में बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स इन फिजिक्स हमने खत्म कर लिया था और हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है वेक्टर क्वांटिटी। सबसे पहले आप ये समझिए कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। तो देखिए, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? कोई भी ऐसा क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, यानी हम उसको माप सकते हैं, वैसे क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। आप कोई भी एग्जांपल ले लो, सपोज आप लोग लेंथ मेजर करते हो तो लेंथ क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। आप लोग टाइम मेजर करते हो तो टाइम क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। आप बताओ स्पीड मेजर करते हो तो स्पीड क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। आप बताओ किसी भी चीज़ का मास मेजर करते हो तो मास क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये सारा क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या? वो सारी क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। अब बताओ, अगर आपको किसी फिजिकल क्वांटिटी का अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, फिजिकल क्वांटिटी का कौन कौन से दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है तो वो देखो। तो फिजिकल क्वांटिटी के लिए दो चीज होगा। एक तो क्या कि इसका मैग्नीट्यूड, सपोज लेंथ है तो लेंथ कितना है? 5, 6। और सिर्फ क्या मैग्नीट्यूड से काम चल जाएगा? नहीं, साथ में क्या चाहिए? यूनिट। अगर हमको किसी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन जानना है तो उसके बारे में हम क्या क्या इंफॉर्मेशन जानेंगे? दो चीज। सबसे पहला, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा यूनिट। यूनिट से क्या पता चलेगा कि ये जो मैग्नीट्यूड है वो किस फिजिकल क्वांटिटी का है। सपोज अगर हम आपसे कहें कि 6 सेकेंड, तो इस सेकेंड जो लिखा मैंने ये यूनिट है। इससे क्या पता चल रहा है कि हम यहाँ पे टाइम का बात कर रहे हैं और 6 क्या बतला रहा है? टाइम का मैग्नीट्यूड। ओके, सपोज मैंने बोला 5 kg, तो केजी से क्या पता चल गया कि हम मास का यहाँ पे बात कर रहे हैं और 5 क्या बतला रहा है? मैग्नीट्यूड। तो कोई फिजिकल क्वांटिटी का दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होता है, क्या क्या? मैग्नीट्यूड और साथ में उसका यूनिट। यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी अच्छे से डिफाइन हो गया। हम कह दिए 5 kg, आपको कोई कहा कि 5 kg मैंगोज लेकर के आओ, तो ये अच्छे से डिफाइन हो गया या नहीं? ऑफ कोर्स हो गया कि आप 5 kg मैंगो आराम से दुकान वाले को बोलोगे आपको दे देगा 5 kg मैंगो। आपको कोई कहेगा कि आप 1 घंटे बाद आओ, तो आप आपको यहाँ से आराम से इंफॉर्मेशन पूरा मिल जा रहा है। ठीक है, मुझे 60 मिनट के बाद आने हैं। आपको कोई कहेगा कि आप 5 मीटर लंबा एक लाइन ड्रॉ कर दो, तो आप 5 मीटर लंबा एक लाइन ड्रॉ कर दोगे। तो यहाँ पे बस दो चीज से, मैग्नीट्यूड और उसके यूनिट से, हम उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मुझे पता चल गया। हाँ, आपको जब कह रहे हैं कि आप 3 मीटर का एक लाइन ड्रॉ कर दो, तो आप 3 मिनट का लाइन ड्रॉ कर दोगे। तो यहाँ से सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट, क्या आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पता चल गया लेंथ के बारे में? हाँ, पता चल गया। ठीक, सिमिलरली अगर आपको कोई कहे, आप मान लो एक चौराहे पे खड़े हो, ठीक है, और वहां से आप किसी भी चीज़ का एक लोकेशन पूछते हो कि सपोज करो आप अपने कॉलेज का लोकेशन पूछते हो कि ये वाला जो कॉलेज है वो यहाँ से कितने दूर है। वो आपको कह दिया कि 2 किलोमीटर यहाँ से दूर है। क्या बतलाओ कि 2 किलोमीटर क्या क्या मिल गया आपको? 2 किलोमीटर में आपको मैग्नीट्यूड मिल गया, मिल गया, यूनिट मिल गया, मिल गया, लेकिन क्या ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है? आपको अगर कोई कहे कि ये चौराहे से आपका जो स्कूल है या कॉलेज है यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, तो क्या ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है? आप 2 किलोमीटर किधर जाओगे? सपोज आपने इधर गया 2 किलोमीटर, यहाँ पे आप चौराहे पे खड़े हो, यहाँ से 2 किलोमीटर इधर चले गए, लेकिन सपोज आपका कॉलेज तो इधर था। आपको ये बात कैसे पता चलेगा कि कॉलेज मेरा इधर है, स्कूल इधर है? आप तो 2 किलोमीटर इधर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो, इधर 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 इधर, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं। तो यहाँ पे ये जो 2 किलोमीटर है ये आपके स्कूल या कॉलेज का कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है कि आपका कॉलेज स्कूल किस लोकेशन पे है। वह उसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन सिर्फ 2 किलोमीटर से नहीं पता चल रहा है। तो यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन और क्या चाहिए होता है? डायरेक्शन। तो हमने देखा कि कुछ ऐसे क्वांटिटी हैं जैसे मास, कि अगर आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट पता चल जाए तो वो उसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन था। लेकिन कुछ ऐसे भी केसेस हैं जहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट से कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल देकर के बताया कि आपको अगर किसी से लोकेशन पूछना है तो आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट से कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। तो इस बेसिस पे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहला क्या है? स्केलर क्वांटिटी, एंड दूसरा वेक्टर क्वांटिटी। तो देखिए, स्केलर क्वांटिटी किस तरह की क्वांटिटी होंगे? इसमें क्या होगा कि आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड एंड उसका यूनिट से
सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट से इस क्वांटिटी का आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। जैसे में मास, लेंथ, टाइम, वर्क, पावर, एनर्जी। ऐसे अगर आपको कहे कि आपके पास 10 जूल एनर्जी है या फिर किसी बॉडी के पास 10 जूल एनर्जी है, तो क्या आप उससे ये थोड़ी पूछोगे 10 जूल एनर्जी किस डायरेक्शन में है? तो ये जो 10 जूल है, 10 जूल, 10 क्या है मैग्नीट्यूड, जूल क्या है यूनिट, तो ये जो 10 जूल है ये एनर्जी के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ऐसी क्वांटिटी को क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी। वैसा क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट से कंप्लीट इंफॉर्मेशन उस क्वांटिटी के बारे में पता चल जाए, वैसे क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी किसको कहते हैं? तो जहां पे मैग्नीट्यूड और यूनिट ये तो जरूरत हो ही, इसके साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या पता चला कि मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन, तीन चीज जरूरत होती है। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर आपको कहे कि आप 10 kg मैंगोज लेकर के आओ तो आप आराम से लेकर चले जाओगे क्योंकि ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। लेकिन अगर आपको कोई कहे कि इस पॉइंट से आप 10 मीटर दूर जाओगे तो आपको यहाँ पे आपका कॉलेज मिल जाएगा, तो क्या ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है? नहीं है, क्योंकि 10 मीटर दूर इधर 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 इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है, तो सिर्फ 10 मीटर जो है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं हुए। तो ऐसे क्वांटिटी को क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। एग्जाम्पल क्या है इसका? फोर्स, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी। इधर में आप और एग्जांपल लिख लो, डिस्टेंस, स्पीड। तो अभी तक आपको ये पता चल गया होगा कि हमें वेक्टर क्वांटिटी की जरूरत क्यों पड़ी। क्यों? क्योंकि कुछ क्वांटिटी ऐसे थे जिसमें डायरेक्शन नेसेसरी था उसको कंप्लीट इंफॉर्मेशन करने के लिए, तो वैसे क्वांटिटी हमने क्या बोल दिया? वेक्टर क्वांटिटी बोल दिया। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। सबसे पहले आप ये समझो जो भी बताया था, क्या स्केलर में मैग्नीट्यूड और यूनिट, बस यही हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे देता है। वेक्टर में मैग्नीट्यूड, यूनिट और साथ में उसका डायरेक्शन। दूसरा जो प्रॉपर्टीज है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या? स्केलर क्वांटिटीज को हम लोग अलजेब्रा के रूल से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सपोज आपको 4 kg आप पहले से मैंगोज खरीद रखे हो, ठीक है, मैंने आपको बोला कि 3 kg मैंगो मैंने आपको और दे दिया, तो टोटल मैंगोज कितने हो जाएंगे? 7 kg। सिंपल, 4 + 3 आप सिंपल ऐड कर दिए। सपोज आप 4 मीटर का एक लाइन ड्रॉ कर रहे थे, मैंने क्या कहा? 3 मीटर और उसको बढ़ा दो, तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा? 7 मीटर। सिंपल। यानी यहाँ पे स्केलर क्वांटिटीज को जैसे मास, लेंथ, उसको हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट, सिंपल अलजेब्रा का जो रूल है वैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी को वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करना जरूरी है और ये एक नेसेसरी कंडीशन है। अगर कोई क्वांटिटीज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो कर रहा है तभी उसको वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। सिर्फ ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है, आप ये बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लो। अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो उसमें मैग्नीट्यूड, यूनिट, डायरेक्शन तो होगा ही होगा, साथ में वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करना चाहिए। इसका मतलब ये कि आप उसको ये ऐसे ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। एग्जांपल लेते हैं, सपोज आप यहां से 5 मीटर आगे गए और 3 मीटर और आगे गए, तो टोटल कितना हो गया? 5 + 3 कितना हो गया? 8। ठीक है। अच्छा, अगर सपोज करो कि 5 मीटर आप पहले इस डायरेक्शन में गए और यहां से 3 मीटर रिटर्न आ गए, तो बताओ इसका यहां से डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 5 मीटर आगे गए, 3 मीटर रिटर्न आ गए, तो 2 मीटर। तो इस केस में क्या हो रहा है कि 5 वेक्टर और साथ में 3 वेक्टर का जो एडिशन हो रहा है वो क्या आ जा रहा है? 2 आ जा रहा है। 5 इधर गए, 3 इधर आ गए, तो 2 आ जा रहा है। अच्छा, यही सपोज करो कि 5 यहाँ इधर गए और साथ में 3 ऊपर चले गए, तो अब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा और ये कुछ अलग हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा √5² + 3²। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि वेक्टर क्वांटिटी को जब हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसमें एक अलग रूल फॉलो हो रहा है। 5 और 3 का एडिशन
इस चीज पे डिपेंड कर रहा है कि उसका डायरेक्शन किधर है। अगर 5 या इधर है 3 इधर, अगर सेम डायरेक्शन में है तो दोनों ऐड हो जा रहा है 8 हो जा रहा है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस हो जा रहा है, अगर 90 डिग्री पे तो कुछ और हो जा रहा है, अगर 30 डिग्री पे होगा तो कुछ और हो जाएगा, 60 डिग्री पे कुछ और हो जाएगा। तो यहाँ से हमें ये बात पता चल रहा है कि यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी को जो हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सिंपल अलजेब्रा के रूल से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी का एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो रिजल्ट है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उसके बीच में एंगल कितना। यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप नोट डाउन कर लो। क्या है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो उसके पास डायरेक्शन होगा, ठीक है। ऑल वेक्टर क्वांटिटी हैज डायरेक्शन, यानी सारे वेक्टर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन होते हैं, बट लेकिन सारे क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन हो वो वेक्टर क्वांटिटी हो, ऐसा कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ कि सिर्फ क्वांटिटी के पास डायरेक्शन होना ये इस बात की गारंटी नहीं देती है कि वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए मेन कंडीशन क्या हुआ, जो कि नेसेसरी कंडीशन है, वो क्या है कि वो जो वेक्टर क्वांटिटी जो होनी चाहिए वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए। तो अगर कोई क्वांटिटी ऐसा है जिसके पास डायरेक्शन तो है लेकिन वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है तो वैसे क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहेंगे। तो सिर्फ डायरेक्शन होना वेक्टर क्वांटिटी का कंडीशन नहीं है, उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए। और ऐसी क्वांटिटी का एग्जाम्पल क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है, हाँ होता है, लेकिन ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। इसको हम लोग सिंपल अलजेब्रा के रूल से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं सपोज करूं, सपोज यहां से करंट आ रही है 3 एम्पियर, यहां से 2 एम्पियर, तो बताओ यहां पे नेट करंट यहां से कितना जाएगा 5 एम्पियर। अब मान लो इसके बीच में कुछ एंगल था थीटा, अब मान लो इस एंगल को हम थोड़ा और बढ़ा दिया और अभी ये 3 एम्पियर ये 2 एम्पियर, तो बताओ अब भी करंट कितना जाएगा 5 एम्पियर या कुछ और जाएगा, अभी करंट 5 एम्पियर जाएगा। इसका मतलब कि ये दोनों का जो एडिशन है करंट का वो इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि इसके बीच में एंगल कितना है, यानी सिंपल हम इसको क्या कर रहे हैं अलजेब्रा के रूल से ऐड कर ले रहे हैं। लेकिन हमने वेक्टर क्वांटिटी को वहां पे देखा था स्टार्टिंग में ही कि उसका जो एडिशन वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उस दोनों क्वांटिटी के बीच में एंगल कितना है। लेकिन करंट के एडिशन में हमने देखा कि एंगल पे फर्क नहीं पड़ रहा है, इसको सिंपल अलजेब्रा के रूल से हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे क्वांटिटी को हम लोग एक स्पेशल नाम देते हैं, दैट इज टेंसर क्वांटिटी। वैसा क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन तो हो लेकिन वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता हो, वैसे क्वांटिटी को टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, इलेक्ट्रिक करंट और प्रेशर। ओके, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो देखो किसी वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखो एरो में दो पार्ट है, एक तो टेल है और एक क्या हेड है, ठीक है। तो इसका जो हेड है वो वेक्टर क्वांटिटी के डायरेक्शन के बारे में बतलाता है, ठीक है, और इसका जो टेल है वो बतलाता है कि ये जो क्वांटिटी है इसका मैग्नीट्यूड कितना है, यानी कि जो टेल का जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड बतलाएगा और इसका जो हेड है वो क्या बतलाएगा, डायरेक्शन बतलाएगा। तो जब को 5 न्यूटन का फोर्स बनाना है नॉर्थ में, तो आप क्या करोगे, इसका जो हेड है वो किधर रख दोगे, नॉर्थ में, और साथ में आप क्या करोगे, आप एज्यूम कर लो कि जो 1 न्यूटन फोर्स है वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो आप क्या करोगे, आपको 5 न्यूटन ड्रॉ करना है, तो आप क्या करोगे 5 सेंटीमीटर लंबा इसका क्या करोगे, टेल को ड्रॉ कर दोगे, तो ये हो जाएगा 5 न्यूटन। और अच्छा इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ना, इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं। इस वेक्टर ए बी को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ए बी पहले लिख दिया, ए बी वेक्टर लिख दो और ऊपर में क्या करो, वेक्टर का साइन बना दो, ठीक है। सपोज ये फोर्स एफ है तो आप इसको ऐसे लिखो एफ और साथ में ऊपर है वेक्टर, तो इसको आप क्या लिखोगे 5 न्यूटन इन नॉर्थ। तो जो लेंथ है टेल का वो क्या रिप्रेजेंट किया, मैग्नीट्यूड को, और इसका जो हेड है वो क्या रिप्रेजेंट किया, डायरेक्शन को। सपोज आपको 10 न्यूटन ड्रॉ करना होता नॉर्थ ही में, तो आप क्या करते, इसके लेंथ के डबल लेंथ का वेक्टर बना देते हैं सेम डायरेक्शन में। अब देखो अगर कहीं पे आपको ऐसा कुछ लिखा हुआ नजर है, मॉड ऑफ ए बी, इस दोनों लाइन को क्या बोलते हैं, मॉड। अगर ए बी वेक्टर है और उसमें साथ में 2 लाइन खींचा हुआ है इधर और इधर, तो इसको क्या पढ़ेंगे, मॉड ए बी। ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर। इस ए बी वेक्टर को मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है मॉड ए बी, या फिर
सिर्फ ए बी लिखा हुआ हो, अगर ए बी के ऊपर ऐसे वेक्टर वाला साइन बना दे तब तो ये ए बी वेक्टर हो गया, लेकिन सिर्फ ए बी लिखा हुआ हो तो ये भी सेम चीज वही है, क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर। जैसे में यहाँ पे क्या है, एफ वेक्टर है, एफ के ऊपर में वेक्टर का साइन बना हुआ है तो ये क्या हो गया 5 न्यूटन इन नॉर्थ। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछ दे मॉड एफ तो ये क्या हो जाएगा सिर्फ 5 न्यूटन, या फिर सिर्फ आपसे कोई एफ लिख दे, एफ ऐसे लिखा हुआ ऊपर वेक्टर का साइन नहीं बना हुआ हो तो क्या होगा 5 न्यूटन। ये भी क्या होगा मैग्नीट्यूड, ये भी क्या है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका है, या तो लिख दो मॉड ऑफ ए बी या लिख दो सिर्फ ए बी, ये दोनों क्या रिप्रेजेंट करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्शन। तो देखिए हम लोग 4 डायरेक्शन तो जानते हैं, क्या क्या, इधर हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। इसके अलावा देखिए नॉर्थ और ईस्ट के जस्ट बीच में क्या कहने का मतलब हुआ, यहाँ से ये एंगल कितना होना चाहिए 45, ये भी 45, तो इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। अगर 45 के अलावा अगर और कोई दूसरा एंगल हो, मान ली 30 डिग्री पे अगर कोई लाइन है ये दोनों के बीच में, तो हम उसको नॉर्थ ईस्ट नहीं बोलेंगे, उसका कुछ और नाम होगा जो कि देखेंगे बाद में। अभी देखिए अगर मान ली ये भी 45 है, ये 45 है, तो इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे साउथ ईस्ट। इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे, अगर ये 45 है तो साउथ वेस्ट। इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट। लेकिन नॉर्थ वेस्ट होने के लिए ये 45 डिग्री होना जरूरी है। अगर 45 डिग्री नहीं होता तब उसका नाम कैसे लिखते, तो देखें सपोज ये 30 डिग्री, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो एंगल है वो लिख देंगे 30 डिग्री है, ठीक है 30 डिग्री है, किधर साइड में नॉर्थ में, 30 डिग्री नॉर्थ। ऑफ का मतलब कहाँ से 30 डिग्री, तो ईस्ट से एंगल बना रहा है ना 30 डिग्री, तो 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। यहाँ पे ध्यान क्या रखना है ना कि देखिए 2 डायरेक्शन है नॉर्थ और ईस्ट दोनों के बीच में, ठीक है, तो ऑफ के बाद वो वाला डायरेक्शन आता है जहाँ से एंगल हम मेजर कर रहे हैं। 30 डिग्री यहाँ से मेजर कर रहे हैं ना, ईस्ट से ना, 30 डिग्री कहाँ से मेजर कर रहे हैं ईस्ट से, तो लिखेंगे 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ऑफ के बाद आया ईस्ट, क्यों, क्योंकि ईस्ट से एंगल बता रहे हैं। अच्छा अगर बताओ ये है और ये एंगल है 37 डिग्री, अब बतलाओ इसका नाम क्या होगा, तो ये नॉर्थ है ये वेस्ट है। सबसे पहले बतलाओ कि कौन कौन डायरेक्शन है, नॉर्थ और वेस्ट 2 डायरेक्शन है। बताओ ऑफ के बाद क्या आएगा, तो जहाँ से एंगल है, एंगल कहाँ से वेस्ट से, तो इसको क्या लिखेंगे 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। बताओ ये अगर एंगल मान लो 60 डिग्री है तो इसको क्या लिखेंगे 60 डिग्री। बताओ कौन कौन सा डायरेक्शन है, साउथ और वेस्ट, और एंगल कहाँ है साउथ से है, तो क्या लिखेंगे 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। ऑफ साउथ क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एंगल कहाँ से साउथ से, तो यानी वेस्ट में तो है, कहाँ से साउथ से, ऑफ साउथ, 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। तो ऑफ के बाद वो वाला डायरेक्शन आएगा जहां से एंगल मेजर कर रहे हो। इस डायरेक्शन को हम लोग क्या लिखेंगे 37 डिग्री, कौन कौन सा डायरेक्शन है नॉर्थ और ईस्ट। अब बताओ एंगल कहाँ से, ईस्ट से, तो 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अच्छा बताओ ये 37 डिग्री है तो ये एंगल क्या होगा बता सकते हो क्या, 53 डिग्री, 90 माइनस 30। अब बताओ इसी डायरेक्शन को हम एक और नाम से क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 53 डिग्री। अब बताओ 53 डिग्री कहाँ से है, नॉर्थ से, तो इसको लिखेंगे ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ऑफ के बाद इस बार नॉर्थ आ जाएगा, यहाँ पे ऑफ के बाद क्या आ रहा था ईस्ट, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ईस्ट से एंगल मेजर कर रहे थे तब ऑफ के बाद ईस्ट आ गया। लेकिन यहाँ पे एंगल कहाँ से मेजर कर रहे हैं, नॉर्थ से, तो यहाँ पे ऑफ के बाद नॉर्थ आ जाएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हम कुछ वेक्टर क्वांटिटी के हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज का डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे जो पहला प्रॉपर्टी जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्या, ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर। अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी को, सपोज ये एक वेक्टर है ए, और अगर इसका सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन को चेंज नहीं करना है, ये जो हेड है इसका जिधर डायरेक्शन है सेम डायरेक्शन और सेम लेंथ का वेक्टर, सिर्फ हम पैरेलल इसको शिफ्ट कर दें, यानी कि सेम वेक्टर को अगर हम यहाँ पे बना दें, पैरेलल इसको अगर शिफ्ट कर दें तो ये दोनों वेक्टर सेम है, ठीक है, ये दोनों वेक्टर में कोई चेंज नहीं हुआ है। यानी कि अगर किसी वेक्टर को हम पैरेलल शिफ्ट करें बाय कीपिंग द सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए, तो वैसे केसेस में वो दोनों पैरेलल सेम ही वेक्टर यानी इक्वल वेक्टर है। तो सपोज करो ये कोई वेक्टर है P, और अगर यही मैग्नीट्यूड का और इसी डायरेक्शन में अगर हम एक और वेक्टर ड्रॉ करें
अगर इसको बस पैरेलल यहाँ पे शिफ्ट कर दे तो ये दोनों वेक्टर सेम ही है। ये वेक्टर हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सब क्या है, सेम ही वेक्टर है। क्यों? क्योंकि ये सब में हमने क्या किया है, हमने मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया, डायरेक्शन चेंज नहीं किया, सिर्फ क्या किया, इसको पैरेलल बस शिफ्ट करते गया इधर उधर, तो ये वेक्टर सेम ही रह गया। यानी कि किसी वेक्टर को हम पैरेलल शिफ्टिंग करने से वेक्टर चेंज नहीं होता है अगर उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस को सेम रखे तो। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है कि कोई भी दो वेक्टर के बीच में हम लोग एंगल कैसे फाइंड करते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला स्टेप है वो क्या है कि दोनों वेक्टर के टेल को क्या करना है, टच करवाना है। वहां पे जो स्मॉलेस्ट एंगल बन रहा होगा वो जो एंगल है वही एंगल बिटवीन द वेक्टर होगा। एग्जांपल लेंगे तब ज़्यादा क्लियर होगा। सपोज ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और ये एंगल है 30 डिग्री। बताओ ये दोनों के बीच में एंगल कितना होगा। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, दोनों को टेल मिलाना है। यहाँ पे दोनों को टेल मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्मॉल दो एंगल बन रहा है, एक ये और एक ये कितना है 330 डिग्री, और ये कितना है 30 डिग्री। तो छोटा कौन है 30 डिग्री, तो ये जो 30 डिग्री है यही ये दोनों के वेक्टर के बीच में क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा। और ये आपको ध्यान क्या रखना है ना कि जो एंगल होगा दो वेक्टर के बीच में वो हमेशा 0 और 180 के बीच में ही लाई करेगा, कभी भी ये 180 से बड़ा नहीं होगा। सपोज ये वेक्टर P है और ये वेक्टर Q है, आपको क्या करना है, P और Q के बीच में एंगल निकालना है। आप क्या करोगे, सबसे पहले आप ये देखोगे कि क्या ये दोनों का टेल यहाँ पे मिला हुआ है, हाँ दोनों का क्या है, टेल यहाँ पे मिला हुआ है। अब आप क्या करोगे, जो स्मॉलेस्ट एंगल होगा वही क्या होगा, एंगल बिटवीन द वेक्टर। तो बताओ ये 250 है तो ये क्या होगा 360 माइनस 250, क्योंकि ये पूरा 360 होता है, ये हो जाएगा आपका 110 डिग्री। बताओ छोटा कौन है 110, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 100। सपोज ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और आपको ए और बी के बीच में क्या करना है, एंगल निकालना है। आप कभी भी ये गलती नहीं करो कि यहाँ पे 60 डिग्री दिख रहा है आप सीधा लिख दोगे थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। सबसे पहले जो आपको बतलाया था वो याद रखो, क्या बतलाया था कि आपको क्या करना है कि दोनों के टेल को क्या करना है, मिलाना है। ये क्या यहाँ पे टेल मिला हुआ है, नहीं, यहाँ पे क्या है, इस वेक्टर का तो टेल है और इस वेक्टर का क्या है, हेड है। आप क्या करोगे, पहले दोनों के टेल को मिलाओगे। कैसे मिलाओगे, तो आप क्या करोगे, इस वेक्टर को थोड़ा आगे बढ़ा दो। ए वेक्टर को हमने यहाँ पे ऐसे बना दिया, यही वाला वेक्टर को क्या किया हमने, आगे बढ़ा दिया, ठीक है। अब बताओ क्या ये दोनों का टेल मिल गया यहाँ पे, हाँ मिल गया। मतलब ये एंगल कितना होगा 120 डिग्री। क्या दोनों का टेल मिला हुआ है, हाँ मिला हुआ है। तो बताओ दो एंगल बना, एक ये और एक ये। बताओ छोटा कौन है ये, क्योंकि ये 120, ये कितना होगा 240 डिग्री। तो ये ए और बी के बीच में एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो आपको याद क्या रखना है कि दोनों वेक्टर का टेल मिलना होना चाहिए। अगर एक का हेड और एक का टेल है तो वो एंगल नहीं निकालेंगे, क्या करेंगे, पहले दोनों का टेल को मिलाएंगे फिर देखेंगे एंगल। आई होप आपको कोई भी दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने आ गया होगा। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर के कुछ टाइप्स पढ़ना है। सबसे पहला जो इसमें टाइप्स है वो है इक्वल वेक्टर। कोई भी दो वेक्टर को हम लोग इक्वल कब बोलेंगे, सबसे पहले वो दोनों का क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड का होना चाहिए। दूसरा डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। अगर मान लो कि यहाँ पे 5 है, ये कोई वेक्टर है 5 और ये कोई वेक्टर इस डायरेक्शन में 5, तो क्या ये दोनों वेक्टर इक्वल है, नहीं, ए इज नॉट इक्वल टू बी। हाँ ये दोनों का ये लिख सकते हैं कि मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी। यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, ये सही है। लेकिन अगर कोई ये पूछे कि a इज इक्वल टू बी, तो नहीं, ये सही नहीं है। ये सही होने के लिए क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, तब a और b क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या होगा, अगर ये a है और ये b है तो इसका मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा लेकिन डायरेक्शन इक्वल नहीं है, इसलिए ये वेक्टर इक्वल नहीं होगा। तो कोई भी दो वेक्टर को इक्वल होने के लिए क्या चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन और साथ में सेम यूनिट। मतलब कि अगर मान लो 5 न्यूटन का कोई फोर्स है नॉर्थ में और मान लो कि इधर कोई 5 मीटर है कोई दूसरा वेक्टर है, तो ये वेक्टर फोर्स का वेक्टर हो गया और ये वेक्टर लेंथ का वेक्टर हो गया, तो ये दोनों वेक्टर इक्वल नहीं हुआ। इक्वल होने के लिए क्या चाहिए, सेम क्वांटिटी होना चाहिए, मतलब फोर्स ही होना चाहिए 5 न्यूटन का, ठीक है। तो क्या क्या कंडीशन हुआ इक्वल वेक्टर का, पहला तो सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन और साथ में सेम यूनिट होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा निगेटिव ऑफ वेक्टर, यानी किसी वेक्टर का निगेटिव किसको बोलेंगे। सपोज ये एक वेक्टर ए है और आपको माइनस ऑफ ए वेक्टर ड्रॉ करना है। उसके लिए आप क्या करोगे कि मैग्नीट्यूड को सेम रखोगे
और डायरेक्शन को अपोजिट कर दोगे। निगेटिव वेक्टर क्या होता है? वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम हो लेकिन डायरेक्शन क्या हो? अपोजिट हो। जैसे में ये वेक्टर ए है ना, तो माइनस ए वेक्टर क्या होगा? सेम मैग्नीट्यूड का बस अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस ऑफ ए वेक्टर। अच्छा, अगर मैग्नीट्यूड को हम लोग अलग कर दें, मान लो ये दूसरा मैग्नीट्यूड, मान लो ये इससे बड़ा हो जाए, तो क्या होगा? ये वेक्टर इसका निगेटिव नहीं हुआ। निगेटिव होने के लिए क्या चाहिए? सेम मैग्नीट्यूड विथ अपोजिट डायरेक्शन। तब वैसे वेक्टर को क्या बोलते हैं? निगेटिव वेक्टर। ये वेक्टर P है तो माइनस P वेक्टर क्या होगा? सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर, सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन में। हमारा जो नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर है वो है कोलिनियर वेक्टर। तो देखो नाम ही से क्या पता चल रहा है? कोलिनियर। इसका मतलब क्या है कि वो दोनों वेक्टर सेम लाइन में होना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ? अगर ये वेक्टर A है और अगर ये वेक्टर B है, देखो ये दोनों सेम लाइन में हैं, तो ऐसे वेक्टर को क्या बोलेंगे? कोलिनियर वेक्टर। तब देखो कोलिनियर में दो हो जाएगा, एक तो हो जाएगा लाइक वेक्टर और एक हो जाएगा अनलाइक वेक्टर। इसका क्या मतलब हुआ? अगर ये दोनों का सेम डायरेक्शन है, ये और एक ये, तो ये दोनों क्या हो गया? लाइक। लेकिन अगर यहीं पे ऐसे होता, ये हो गया A और ये हो गया B, तो क्या ये दोनों कोलिनियर है? हाँ है, क्योंकि दोनों सेम लाइन पे है। लेकिन ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ऐसे वेक्टर को क्या बोलेंगे? अनलाइक वेक्टर। और लाइक वेक्टर क्या होता है? जब दोनों का सेम डायरेक्शन होता। ठीक है, तो कोलिनियर के अंदर दो आया, लाइक और अनलाइक। लाइक का मतलब सेम डायरेक्शन, अनलाइक का मतलब अपोजिट डायरेक्शन। और कोलिनियर का मतलब सिर्फ इतना ही सा है कि दोनों सेम लाइन पे होना चाहिए। नेक्स्ट देखो कोप्लेनर वेक्टर। तो कोप्लेनर वेक्टर का मतलब क्या होता है कि वो सारे वेक्टर सेम प्लेन में लाई करना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ? तो देखो ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, क्या मतलब ये एक सेम प्लेन पे लाई कर रहा है? हाँ, कौन सा प्लेन पे? ये जो बोर्ड है वो क्या एक प्लेन ही तो है, ये बोर्ड एक प्लेन ही तो है, और ये दोनों वेक्टर इस प्लेन में लाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों वेक्टर क्या है? कोप्लेनर वेक्टर। इसका मतलब ये हुआ कोई भी आप दो वेक्टर को ले लो, कोई दो वेक्टर को ले लो तो वो कैसा हो जाएगा? कोप्लेनर वेक्टर होगा। एनी टू वेक्टर इज कोप्लेनर। अगर हम कोई भी दो वेक्टर ले लेते तो कोप्लेनर ही होगा। लेकिन अगर तीन वेक्टर का बात करें तो थ्री वेक्टर कोप्लेनर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे में क्या ये तीनों वेक्टर अभी भी सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं? हाँ कर रहा है। कौन सा प्लेन में? इस बोर्ड वाले प्लेन में। तो ऐसे वेक्टर को क्या बोलेंगे? कोप्लेनर वेक्टर। लेकिन अगर यही बताओ ये एक वेक्टर था, ये एक वेक्टर था, तो ये दोनों तो एक प्लेन में लाई कर रहा था। लेकिन अगर एक तीसरा वेक्टर ऐसे हो जाए, इस बोर्ड से ऐसे बाहर की ओर, तो क्या मतलब ये तीनों कोप्लेनर है? नहीं, ये दो तो एक प्लेन में लाई कर रहे हैं लेकिन ये तीसरा इस प्लेन से बाहर है। तो ऐसे वेक्टर को क्या बोलेंगे? नॉन कोप्लेनर वेक्टर। तो देखो कोई भी अगर दो वेक्टर ले तब तो वो कोप्लेनर ही होगा सारे केसेस में। लेकिन अगर तीन वेक्टर का बात करें तो कोप्लेनर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। हाँ, जो नेक्स्ट टाइप है वो है कनकरेंट वेक्टर। देखो कनकरेंट का मतलब क्या होता है ना कि तीन या तीन से ज़्यादा वेक्टर अगर सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो उसको बोलते हैं कनकरेंट वेक्टर। जैसे में ये वेक्टर हो जाए, ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, तो यहाँ पे देखो तीन वेक्टर है और ये तीनों क्या हो रहा है? यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये कैसा हो गया? कनकरेंट वेक्टर। अच्छा बतलाओ क्या ये तीन वेक्टर कनकरेंट है या नहीं है? हाँ है। क्यों? तो देखो ये तीनों का लाइन ऑफ एक्शन देखो, इसको पीछे बढ़ाओ, इसको भी पीछे बढ़ाओ, इसको भी पीछे बढ़ाओ, तो क्या यहाँ पे इंटरसेक्ट कर गया? हाँ, तो इसको क्या बोलेंगे? कनकरेंट वेक्टर। तो देखो एक बार सारी चीज़ों को समराइज करते हैं। कोलिनियर में क्या हुआ था कि वो दोनों सेम लाइन में होना चाहिए। ठीक है, अब ये मैटर नहीं करता है कि वो सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में है। सेम डायरेक्शन में होगा तो वो लाइक हो जाएगा और अपोजिट में हो जाएगा तो अनलाइक हो जाएगा। दूसरा हमने पढ़ा कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर का क्या मतलब था? सेम प्लेन में रहना चाहिए। वो सारे वेक्टर क्या होना चाहिए? सेम प्लेन में होने चाहिए। तो हमने क्या पढ़ा कि दो वेक्टर जो है वो हमेशा कोप्लेनर ही होगा। लेकिन अगर तीन वेक्टर है तो कोप्लेनर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे हमने एग्जांपल दिया कि ये तीन वेक्टर क्या है? कोप्लेनर है। लेकिन अगर होता ऐसा कुछ कि ये एक वेक्टर और ये एक वेक्टर और एक तीसरा ये वेक्टर, तीसरा ये जो मेरा मार्कर है ये तीसरा वेक्टर हो जाता, तो क्या ये सेम प्लेन में लाई कर रहा है? नहीं कर रहा है। लेकिन ये क्या सेम प्लेन में लाई कर रहा है? हाँ। कौन सा प्लेन में? ये बोर्ड वाले प्लेन में। तो ये कैसा हो गया? कोप्लेनर वेक्टर। तो दो वेक्टर कोप्लेनर हमेशा होगा, लेकिन तीन वेक्टर कोप्लेनर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। फिर हमने पढ़ा कनकरेंट वेक्टर। कनकरेंट वेक्टर का क्या मतलब हुआ? तीन या तीन से ज़्यादा वेक्टर अगर सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा हो तो उसको क्या बोलते हैं? कनकरेंट वेक्टर। हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वो है नल वेक्टर। तो देखो नल वेक्टर क्या होता है? अगर ए कोई नल वेक्टर है तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा मॉड वो क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो हो तो उसको क्या बोलेंगे? नल वेक्टर। अच्छा बताओ इसका मैग्नीट्यूड तो जीरो है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? इसका डायरेक्शन होता है इनडिटर्मिनेट।
इसका मैग्नीट्यूड अगर 0 है तो इसका कैसा बनेगा, इसका कोई डायरेक्शन ही नहीं होगा, डायरेक्शन क्या होगा, इनडिटर्मिनेट होगा। हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वो है यूनिट वेक्टर, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है। अभी तक हमने जितना भी टाइप्स पढ़े वेक्टर का उसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो वो है यूनिट वेक्टर। तो देखिए यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, अगर कोई वेक्टर ए है और अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 हो तो ऐसे वेक्टर को क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। सपोज एक वेक्टर ए था, वो है 5 यूनिट इन नॉर्थ, ठीक है। अच्छा अब मान लो ये जो ए वेक्टर है अगर हम इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, मैं क्या कर रहा हूं कि अगर कोई वेक्टर ए है जो कि 5 यूनिट है नॉर्थ में, और अगर हम इस वेक्टर ए को अगर हम इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, यानी ये जो वेक्टर ए था 5 यूनिट इन नॉर्थ, और अगर हम इसको डिवाइड कर दें 5 से, इसका मैग्नीट्यूड क्या है 5, तो ये 5 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बच जाएगा 1 यूनिट इन नॉर्थ। तो ये क्या बन गया है, यूनिट वेक्टर बन गया। और यूनिट वेक्टर का एक स्पेशल सिंबल होता है, कैसे, ए के ऊपर में कैप लगा देते हैं, ए कैप, इसको पढ़ते हैं ए कैप, ए कैप। ए कैप का मतलब क्या हुआ, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए, यानी जो ए का डायरेक्शन है इन नॉर्थ वही डायरेक्शन होगा इसका भी, ए कैप का भी, लेकिन बस डिफरेंस क्या है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो ए कैप का क्या फॉर्मूला हो गया, वेक्टर ए, जो वेक्टर ए है उसको क्या करो आप डिवाइड कर दो, किससे, उसके मैग्नीट्यूड से। देखो यही तो किए है ना, यहाँ पर भी तो यही किए थे। तो अगर आपको किसी वेक्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग वही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में अगर आपको क्या करना है, यूनिट वेक्टर निकालना है, तो आप क्या करो, उस वेक्टर को आप क्या करो, डिवाइड कर दो उसके मैग्नीट्यूड से। जैसे में ये जो वेक्टर ए था ये 5 यूनिट था नॉर्थ में, अगर हमको ए कैप चाहिए, ए कैप का क्या मतलब हुआ, ए का जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन में 1 यूनिट का जो वेक्टर होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ए कैप। वो कैसे निकालेंगे हम लोग, वेक्टर ए को हम लोग क्या करेंगे, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो आप इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से याद रख लो कि ए कैप बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज फोर्स जो है वो लग रहा था 30 न्यूटन इन साउथ। आपको ये जो फोर्स वाला जो वेक्टर है अगर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको क्या चाहिए, इसका यूनिट वेक्टर चाहिए, यानी आपको चाहिए एफ कैप। तो क्या करोगे आप, ये जो वेक्टर एफ है ना इसमें आप क्या करोगे, 30 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। क्यों 30 से डिवाइड कर दोगे, इसका जो मैग्नीट्यूड है 30 उससे आप क्या करोगे, डिवाइड, तो आपको एफ कैप आ जाएगा। अच्छा तो एफ कैप का डायरेक्शन क्या होगा, सेम जो एफ का डायरेक्शन है साउथ, सिर्फ डिफरेंस क्या होगा कि इसका मैग्नीट्यूड है 30 न्यूटन और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1 न्यूटन। हमारे पास 3 जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट वेक्टर है, आई कैप, जे कैप, के कैप। ये क्या है, आई कैप, जे कैप, के कैप। तो देखो आई कैप होता है यूनिट वेक्टर इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये होता है यूनिट वेक्टर इन पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ये इन पॉजिटिव जेड एक्सिस। आई कैप, जे कैप, के कैप क्या हुआ, एक सिंबल है जो कि क्या डिनोट करता है, यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में, आई कैप किस डायरेक्शन में डिनोट करता है, एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जे कैप पॉजिटिव वाई एक्सिस, के कैप पॉजिटिव जेड एक्सिस। सिमिलरली अगर माइनस आई कैप ले लें, माइनस जे कैप ले लें और माइनस के कैप ले लें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप का क्या मतलब हुआ कि ये भी यूनिट वेक्टर है लेकिन ये निगेटिव एक्स एक्सिस में, ये निगेटिव वाई एक्सिस में, ये निगेटिव जेड एक्सिस में। तो आपको बस ये सिंबल याद रखना है, आई कैप, जे कैप, के कैप क्या है, ये यूनिट वेक्टर है इन एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, और माइनस आई, माइनस जे, माइनस के क्या है, यूनिट वेक्टर इन निगेटिव एक्स, निगेटिव वाई, निगेटिव जेड एक्स। आई होप आपको यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर का। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।